हम पढ़ रहे थे बाल गोविंद भगत, आपके बुक का जो दूसरा चैप्टर है गद्य खंड का, राम वृक्ष वेणी पुरी की ये एक रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत के बारे में इन्होंने लिखा है, जो कि एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करते हैं गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, जो कि सच्चे सन्यासी की निशानी होती है कि अपना कर्म करते हुए भी एक सन्यासी का जीवन बिताइए। उनके शरीर पे वस्त्र बहुत ही कम होते थे, वो कबीरपंथी मत के थे, अर्थात वो मठ को ही अपना सब कुछ मानते थे, दरबार मानते थे अपना। और उनके खेत में जो भी पैदा होता था, जो उपज होती थी, उसको भी वहाँ साहब के दरबार में भेंट कर आते, और वहाँ से जो प्रसाद स्वरूप उन्हें मिलता था, प्रसाद के रूप में भेंट लेने के बाद उसी से वो अपना जीवन यापन करते, अपना ज़िंदगी बसर करते। और लेखक ने उनके बारे में लिखा है कि उनका एक बेटा और एक पतोहू थी। उनकी पत्नी को लेखक ने नहीं देखा था, इसलिए उनके बारे में कोई जिक्र नहीं है। और उनके जो है शारीरिक रचना के बारे में लेखक ने बताया है कि उनका कद गोरे चिट्टे थे और बीच के कद के थे, ना बहुत लंबे ना छोटे। ये सब बातें मैंने आपको बताई थी, जितना पढ़ाया गया था उसके बारे में। वो किसी से खामखा झगड़ा नहीं मोल लेते थे और साफ़ सुथरी बातें करते थे, किसी से बहुत चापलूसी वाली बात भी नहीं करते थे, और कोई भी सही बात होती थी तो उसके मुंह पे दो टूक बोल भी देते थे। अनायास किसी से भी झगड़ा भी नहीं लेते थे, दूसरे का सामान नहीं, किसी भी हालत में दूसरे की छोटी से छोटी वस्तु का भी इस्तेमाल नहीं करते थे। लेखक ने एग्जाम्पल रूप में बताया है कि यहाँ तक कि वो शौच करने के लिए भी दूसरे के खेत में नहीं जाते थे। तो ये आपने इतना पढ़ लिया बाल गोविंद भगत जी के बारे में, लेखक की निगाह में जो कि एक सन्यासी हैं। अब उसके आगे की लाइनें देखते हैं, आगे उनके बारे में लेखक ने क्या कहना चाहा है। वो वहाँ तक हम पहुँचे थे कि अपने अनाज को, अपने खेत की सारी उपज को, जो कि वो दिन रात मेहनत करके पैदा करते थे, उसे वो लाद कर ले जाते। कहाँ ले जाते? साहब के दरबार में, यानी कबीरपंथी जो मठ था, उनके साहब का दरबार था उनकी निगाह में, वहाँ वो सब कुछ भेंट कर देते थे। और वो उसे जो प्रसाद मिलता था उन्हें, उसे वो ले आते थे, उसी से अपना जीवन यापन करते थे। तो उसके आगे देखते हैं, इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर। ये सब जो उनके कार्य थे, क्रियाकलाप थे, वो तो बहुत अच्छे थे ही, लेकिन इसके ऊपर लेखक उनकी किस बात पे फिदा था, किस बात पे मुग्ध था, कितना प्रसन्न रहता था? उनके मधुर गान पर। वो जो मधुर गाना गाते थे, उनकी उसमें जो मिठास थी, जो मधुरता थी, उस पे लेखक मुग्ध था, या जो कहिए कि फिदा हो चुके थे, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कौन सा मधुर गान? जो हमेशा सुनने को मिलते थे, हमेशा ही हर हाल में वो गाते रहते थे, उसी पे लेखक जो है मुग्ध हो गया था। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। कबीर के जो पद होते हैं, दो दो लाइनों के, आपने कबीर के पद पढ़े होंगे, दोहे पढ़े होंगे, वो छोटे छोटे पद जब सीधे साधे, बहुत ही सरल भाषा में कबीरदास जी ने लिखा है अपने पदों को। वे छोटे छोटे पद जब इनके कंठ से निकलते थे तो वो सजीव हो उठते थे। ऐसा लगता था कि उनमें प्राण फूंक दिया गया है उन पदों में। वो इतने सजीव हो उठते थे, जैसे लगते थे कि वो कोई इंसान हो। ऐसा नहीं लगता कोई पद गाया जा रहा, जैसे सजीव, यानी वो जैसे लगता हमारे सामने कोई इंसान खड़ा हो, साक्षात वो कविताएं हमारे सामने खड़ी हैं वे पद, ऐसा प्रतीत होता था। इतनी मिठास भर जाती थी, इतना उसमें सजीवता आ जाती थी। तो उसी का वर्णन लेखक ने किया है। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। आषाढ़ यानी जो है जुलाई के शुरुआत के समय या जून के लास्ट के समय जो बरसात होती है, बादल से हमारा आकाश बादलों से ढक जाता है, रिमझिम फुहारें पड़ने लगती हैं, छींटा या बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। कभी कभी बहुत तेज़ बारिश होती है, कभी बहुत गरज चमक के साथ और आंधी तूफान के साथ बारिश होती है। तो वही मौसम था, और रिमझिम मौसम था, मतलब हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी, आकाश बादलों से ढका हुआ था। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। ये समय क्या होता है? इस समय खेतों में धान की रुपाई होती है, अर्थात धान के छोटे पौधे लगाकर पहले उसको फिर से उसको रोपते हैं, या फिर से धान को अलग अलग उनको उखाड़ के फिर अलग अलग लगाते हैं, जिससे धान की फसल तैयार होती है।
तो समूचा गांव खेतों में उतरा पड़ा था। कहीं हल चल रहे थे, कहीं रोपनी हो रही थी, कहीं कोई अपना खेत बना रहा था उसमें धान लगाने के लिए, कहीं रोपनी अर्थात वो जो धान के बीज बोए जाते हैं पहले, जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, उग जाते हैं, तो उन्हें दूसरे खेत में लगाया जाता है, उसको रोपनी कहते हैं। तो कहीं हल चल रहा था, कोई अपना खेत तैयार कर रहा था धान की रोपाई के लिए, कोई रोपनी कर रहा था। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। जो धान का खेत होता है उसमें हमेशा पानी भरा रहता है जब रोपाई होती है तो उसमें क्या था, बच्चे खेल रहे थे। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी थी। मेड़ होता है जो खेतों के किनारे किनारे थोड़ी सी मिट्टी ऊंची कर दी जाती है, जिससे खेत के अंदर जो पानी है वो रुका रहे। और कभी कभी इसके लिए भी की जाती है कि दो लोगों के खेत के बीच में भी मेड़ बनाया जाता है, एक मिट्टी का थोड़ा सा ऊंचा बना दिया जाता है, मिट्टी से उसका लेवल ऊंचा रहता है, तो इससे ये पता चलता है यहाँ से दूसरे का खेत है, यहाँ से दूसरे का है। कभी कभी इसके लिए भी मेड़बंदी की जाती है। और कभी कभी और धान के खेत में तो आवश्यक रूप से रहती है, क्योंकि धान के खेत में पानी रुकना आवश्यक होता है। तो वो जो थे, मेड़ पे कौन बैठी थी? औरतें। घर से औरतें जब बच्चे और बड़े खेती करने के लिए चल गए, धान की रोपनी या खेत की गुड़ाई या खेत में हल चलाने के लिए, तो औरतें कलेवा यानी नाश्ता तैयार करके कि अब नाश्ते का टाइम हो गया है, तो घर से औरतें नाश्ता बना करके ले करके मेड़ पे जाके बैठती हैं। मेड़ पे जाकर बैठ जाती हैं, इसलिए कि अब नाश्ते का टाइम हो गया है, आकर नाश्ता कर लीजिए। वो अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं, औरतें मेड़ पर बैठकर उनका इंतज़ार कर रही हैं। आसमान बादलों से घिरा है। मैंने आपको बताया आसमान बादलों से ढका हुआ था। धूप का नाम नहीं है, यानी पूरी तरह बादल है तो सूर्य दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो धूप भी बिल्कुल नहीं है। ठंडी पूर्वाई चल रही है। पूर्वाई यानी पूरब की तरफ से जो हवा आती है, बरसात के समय में अक्सर वही हवा चलती है और वो बहुत ठंडी ठंडी होती है, खुले में बहुत ठंडी लगती है वो हवा। तो ठंडी पूर्वाई खेत में चल रही थी। आपके कानों में एक स्वर झंकार सी कर उठी। तो ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी, अर्थात जब यह आसमान बादलों से घिरा हुआ था, धूप नहीं था, पूरी तरह बदली थी, यानी छाया थी, ठंडी पूर्वाई चल रही थी, और ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी, यानी एक स्वर आपके कानों में पड़ता है, एक मधुर ध्वनि जो कि वातावरण पूरा झंकृत हो उठता है वहाँ का, उस स्वर से, उस स्वर की तरंग से। तरंग यानी पूरे वातावरण में जो घुला हुआ ध्वनि होता है उसको तरंग कहते हैं, यानी वो हवा के साथ तरंगे उठ रही हैं उस स्वर की, वो स्वर लहरी है एक तरह से। यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। वहाँ के माहौल में यह नहीं पूछना पड़ेगा कि ये कौन है या कहाँ से ये स्वर आ रहा है, ये आवाज़ किसकी है, यह पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो पूछने की क्यों ज़रूरत नहीं थी? क्योंकि सबको पता था कि यह बाल गोविंद भगत का स्वर है, वही गा रहे हैं, इसलिए कोई यह नहीं पूछता है कि ये किसकी स्वर है। ऐसे समय में सबको पता है कि ये किसका स्वर है और कौन ऐसे समय में इतना मधुर संगीत सुना रहा है। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। जो बाल गोविंद भगत है ये कहाँ से गा रहे हैं? उसी खेत में मौजूद है, और पूरा शरीर इनका किस हालत में है? पूरे शरीर कचड़े से लिपटा हुआ है, पूरे शरीर में पूरा इनके कीचड़ लगा हुआ है, और अपने खेत में ये धान की रोपाई कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधों को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनकी उंगलियां, उनके हाथ जो हैं वो एक एक धान के पौधों को, एक एक धान के पौधे को, जो पौधा छोटा छोटा है उसको उठाते हैं और एकदम पंक्तिबद्ध तरीके से एक लाइन में, सीधी लाइन में वो खेत में एक एक धान की पेड़ वृक्ष लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। इस तरह से वो अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं, खेत में बिठा रहे हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। देखिए कितना सुंदर ढंग से लिखा है लेखक ने कि वो धान को इस तरह से कितनी पंक्तिबद्ध तरीके से बिठा रहे हैं, यानी लगा रहे हैं खेत में, और उनका कंठ जो है जिस तरह से वो
पौधे को एक एक पौधे को पंक्तिबद्ध तरीके से बिठा रहे हैं और उनका कंठ जो है वो क्या कर रहा है, एक एक शब्द को संगीत के जीने पर, यानी संगीत की जो सीढ़ियाँ होती हैं, जो उतार चढ़ाव होता है, उस पर चढ़ा रहे हैं, चढ़ा कर किस ओर भेज रहे हैं, वो संगीत को ऊपर चढ़ा के स्वर्ग की ओर। ऐसा लगता है कि उनका संगीत जो है कहाँ जा रहा है, वो स्वर्ग की ओर जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है। उसमें जो उतार चढ़ाव है संगीत के लय में, देखिए कभी बहुत ऊंचा चढ़ाव होता है, कभी उतार होता है, तो वो जो संगीत है ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है जैसे लगता है कि वो स्वर जो है आसमान में स्वर्ग की ओर सीधे जा रहा है। और उसमें से कुछ स्वर जो है वो नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, जो खेत में है या वहाँ धरती पे जो मनुष्य हैं, वो धरती पर उनके कानों में कुछ स्वर उनके जा रहे हैं। तो स्वर में उतार चढ़ाव, लेखक के कहने का तात्पर्य है स्वर में उतार चढ़ाव है, कुछ बहुत ऊंचे हैं, कुछ बहुत नीचे हैं, जैसे संगीत होता है। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। जो बाल गोविंद भगत जो वो कबीर पंथी या कबीर के पद गा रहे हैं, अभी तो आपने सुना कि वो गा कैसे रहे हैं, अब उनके गाने का प्रभाव देखिए। अभी तो यह जो चढ़ाव था या स्वर की ओर जो कुछ स्वर जा रहे थे, कुछ मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों में जा रहे थे, तो ये तो उनके स्वर की बात हो गई। अब उसका प्रभाव देखिए, ये जो मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों में उनके स्वर जा रहे हैं, उसका प्रभाव देखिए क्या हो रहा है। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, बच्चे जो खेल रहे हैं वो झूमने लगते हैं, मस्ती में आ जाते हैं पूरी तरह से उस संगीत को सुन करके। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, जो मेड़ पे औरतें बैठी हुई हैं या खड़ी हैं, जो कलेवा यानी जो नाश्ता लेकर आई हैं, ब्रेकफास्ट लेकर आई हैं अपने परिवार के लिए, उनके होठ कँपाने लगते हैं। क्यों कँपाने लगते हैं? क्योंकि वो भी उस स्वर में स्वर मिलाती हैं, गुनगुनाते हुए उसको वह दोहराने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, वो जो हल चलाने वाले जो इंसान थे, जो मनुष्य हल चला रहे थे, उनके पैर पहले भी चल रहे थे, लेकिन अब उनमें एक ताल है, एक क्रम में उठ रहा है। जैसे कोई नृत्य करता हो तो कब कहाँ ताल पड़नी है, पैर पग पड़ने हैं, उस ताल में उस स्वर के साथ उनके पैर उस ताल से ताल मिलाते हुए उठ रहे हैं। और आगे क्या हो रहा है, रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब से क्रम में चलने लगती हैं। जो लोग धान को बैठा रहे हैं, धान को ज़मीन में लगा रहे हैं, उनकी अंगुलियां नॉर्मल ढंग से नहीं धान को लगा रहे हैं कि कोई किसी भी तरीके से, सब एक क्रम में चल रही हैं अंगुलियां, अर्थात वो अंगुलियां भी उस सुर के साथ ताल मिला रही हैं। जो सुर वहाँ गूंज रहा है, जो स्वर लहरी वहाँ गूंज रही है, जो तरंगे उठ रही हैं स्वर की, उसके साथ ताल मिलाती हुई अंगुलियां जैसे थिरक रही हैं और थिरकन करते हुए वो धान की रोपाई कर रही हैं। बाल गोविंद के भगत का यह संगीत है या जादू। लेखक कहता है कि बाल गोविंद भगत ये गाना गाते हैं, ये संगीत सुनाते हैं या कोई जादू करते हैं लोगों पे, जो कोई भी अपने होश में नहीं रहता है, सब उस संगीत की धुन में मुग्ध हो जाते हैं, उसी में लिप्त होकर अपना हर एक आदमी कर रहा है, इंसान, औरतें, बच्चे, बड़े, सभी अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन उस कार्य को करने में वो किस में मग्न है, उस कार्य के साथ साथ वो उस संगीत की धुन में मग्न हो जाते हैं, जैसे उनके ऊपर कोई जादू चल गया हो। जैसे आदमी किसी चीज़ के वशीभूत हो जाता है और उसी में वशीभूत हो के वो अपना हाथ पैर सब कुछ चला रहा है, लेकिन उसका दिमाग जो है कहीं और रहता है, जहाँ जिस पे उसको नियंत्रण जिसके ऊपर हो जाता है, तो वो जैसे वो संगीत सबको नियंत्रित किए हुए है अपने अंदर, उस नियंत्रण में ही वो सारे कार्य करवा रहा है। तो भादों की यह अंधेरी अधरतिया। अब देखिए ये जो महीना था जब धान की रोपाई हो रही थी, अब 2 महीने बाद आता है, उसके बाद श्रावण मास आता है, फिर भाद्रपद आता है जिसको भादो बोलते हैं। तो उसमें अंधेरी रात जो बहुत ही घनेरी होती है, बहुत सी घनी अंधेरी रात होती है, तो वह आधी रात का समय है, बहुत ही अंधेरा है, भादो का महीना है। थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है, यानी भादो के महीने में बहुत तेज़ बारिश होती है, जब होती है तो मूसलाधार वर्षा हो के थोड़ी देर पहले ख़त्म हुई है, आधी रात हो गई है।
बादलों की गरज, बिजली की तड़प में अपने आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दादरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। यानी जब भादों में बरसात होती है तो बहुत से जीव जंतु इस बरसात के मौसम में पैदा हो जाते हैं, जो अजीब अजीब आवाज़ें करते हैं। मेढक टर टर बोलने लगते हैं, जो ये होते हैं झींगुर जिसको बोलते हैं या दादुर, वो झींझी झींझी की आवाज़ में पूरे वातावरण में गुंजायमान होने लगता है। तो इस समय क्या हो रहा है, तो यह जो अंधेरी रात है, बहुत ही ज़्यादा अंधेरी है और आधी रात का समय बीत चुका है, मूसलाधार वर्षा होकर ख़त्म हो गई है, और ये जो छोटे छोटे जीव कोड़े कीड़ों मकोड़े जो हैं उनकी आवाज़ वातावरण में गूंज रही है। तो इसके आगे क्या कहता है लेखक, बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादरों की टर टर बाल गोविंद के भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती है। तो अभी तक जो बारिश हो रही थी मूसलाधार, उसमें बहुत तेज बादलों की गरज थी, बिजली चमक रही थी, उसमें भले ही ना कुछ सुनाई दिया हो, लेकिन अब ये जो जीव जंतु की आवाज़ें हैं, जो झिल्ली की झंकार या दादरों की टर टर, मेढक और ये जो झींगुर, इनकी आवाज़ें अब ये बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने स्वर में नहीं डुबो सकती। भले ही बादलों की गरज में इतनी क्षमता थी कि वो उनके स्वर को दबा दे रही थी अपने गरज के आगे, लेकिन इन आवाज़ों में, इन स्वरों में वो क्षमता नहीं है कि वो बाल गोविंद भगत की आवाज़ को दबा सकें या अपने कोलाहल में डुबो सकें। उनकी खजड़ी डिमक डिमक बज रही है। आधी रात में उनकी खजड़ी खजड़ी एक वाद्य यंत्र होता है छोटा सा, और जिसमें चारों तरफ छोटे छोटे झांझ टाइप के लगे होते हैं, जिस वो बजने के साथ उनकी झनक भी उनके साथ पैदा होती है। तो वो खजड़ी डिमक डिमक बज रही है, डफली की तरह होती है, लेकिन ये दूसरा वाद्य यंत्र होता है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं इनसे, और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखियाँ चिहुक उठे ना। मतलब एक कबीरपंथी पद गा रहे हैं, निर्गुण संगीत है ये, उसको गा रहे हैं कि पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है। यह निर्गुण शाखा के पद हैं, अर्थात यहाँ हमेशा इस टाइप के शब्दों से मतलब ईश्वर से होता है कि ईश्वर तो हमारे साथ ही है, लेकिन हम समझते हैं कि हम अकेले हैं और हम डर जाते हैं किसी भी चीज़ से कि नहीं, ईश्वर हमारी सहायता नहीं कर रहा है। तो उसी टाइप का कोई गाना है भादों में, जो वो आधी रात को गा रहे हैं कि वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसे भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। उस भरे बादलों वाले भादों की रात में मतलब पूरा आसमान बादलों से भरा हुआ है, काली अंधेरी रात है, और आधी रात को उनका यह गाना जैसे अकस्मात ही बिना बादल की बिजली कौंध उठती है तो सब लोग चौंक जाते हैं, अरे ये क्या, बिजली कहाँ से चौंक गई। उसी तरह आधी रात को जब यह गाना स्वर जो है वातावरण में गूंजने लगा तो कौन न चौंक जाता, कि सबके दिमाग में उसी तरह कौंध गए, अरे ये गाना जैसे बिना ही बादल के बिजली कौंधने पर कोई चौंक जाते हैं, लोग चौंक जाते हैं। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। आधी रात को जब सारा संसार, सारा जनजीवन सो रहा है, उस समय भगत का संगीत, बाल गोविंद भगत का जो संगीत है वो जाग रहा है, यानी उनका संगीत चल रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। अब कौन सा संगीत बज उठा, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। जैसे यह प्रभात फेरी के समय गाए जाने वाला गाना होता है कि अब तुम्हारे गठरी में चोर लगने वाला है, जल्दी उठ जाओ। ऐसे ही उनका संगीत जग के सबको जगा रहा है, सबको जगाने का प्रयास कर रहा है। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो गई। ये अभी मैंने जो लाइन पढ़ी ये प्रभात फेरी का ही लाइन है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। तो अब भादों के बाद फिर एक महीना आता है जो है अश्विन या क्वार, उसको ख़त्म होने के बाद कार्तिक मास आता है, उसको यहाँ कार्तिक लिखा गया है। तो इस समय जब कार्तिक आ गया
तो बाल गोविंद भगत क्या शुरू हो गया, उनका प्रभाती शुरू हो गया, प्रभात फेरी का गाना जो फागुन तक चला करती है। ये प्रभात फेरी कब तक चलती है, प्रभाती वाला गाना फागुन तक, यानी होली के समय तक, दिवाली के समय से शुरू होके होली के समय तक ये प्रभाती उनकी चलती है। इन दिनों वो सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। ये समय था दिवाली से लेके होली तक का। इस समय वो न जाने किस वक्त जग जाते, या किसी को पता नहीं कि वो कितने सुबह उठते। वह नदी स्नान को जाते, उसी समय वो उठकर नदी चले जाते, नदी पर जाकर स्नान करते। नदी कितनी दूर थी, गांव से 2 मील दूर, गांव से 2 मील दूरी पर वह पता नहीं कितनी रात में ही या कितने सुबह उठकर स्नान करने के लिए चले जाते। वहाँ से नहा धोकर लौटते, वहाँ से जब नहा कर लौटने लगते और गांव के बाहर पोखरी के पीछे भिंडे पर, यानी जो पोखरी होते हैं, पुराने ज़माने के जो पोखरे होते थे, उनके किनारे किनारे चारों तरफ दीवारें होती थी ऊंची। पहले पोखरे की सीढ़ीदार होते थे, सीढ़ियों के ऊपर चारों तरफ जो दीवारें होती थी उस पर बैठकर, उसको भिंडा बोला जाता था, पोखरे के भिंडे पर बिहारी भाषा में। तो अपनी खजड़ी लेकर जा बैठते उसी भिंडे पर, अपनी खजड़ी, वहाँ का मतलब जो उसका वो होता है जगत बोलते हैं, किनारे जैसे कुएं के ऊपर जगत हो, इसे पोखरे की सीढ़ियों के ऊपर जो जगह बनी रहती ऊंची वाली, उसको भिंडा बोलते हैं। तो उसी पर वो आसन मारकर बैठ जाते खजड़ी लेकर और अपने गाने टेरने लगते थे। वहीं से अपनी प्रभाती या गाने शुरू कर देते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, अर्थात जो लेखक है वो काफ़ी देर तक सो के उठता है, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरी पर ले गया था। लेखक जो है वो काफ़ी देर तक सोने वाला इंसान था। कुछ लोग लेट सोकर उठते हैं, तो लेखक भी उन्हीं में से एक थे और वो लेट तक सोकर उठते थे। किंतु एक दिन क्या हुआ, माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में, हमने आपको बताया ये प्रभाती कब तक गाते थे, दिवाली से लेकर होली तक इनकी प्रभाती चलती थी। और ये कितने सुबह उठते थे ये आज तक कोई नहीं जान पाया था। तो और नदी स्नान, 2 मील नदी स्नान करके आ जाते थे। तो होली से पहले का जो महीना होता है, काफ़ी ठंड होती है, जनवरी के ठंडक की बात ये हो रही है, माघ यानी जनवरी या दिसंबर रहा होगा। उस समय दांत किटकिटाने वाली ठंड, यानी जिस समय ठंड से लोगों के दांत आपस में कपकपाहट की वजह से टकरा कर बजने लगते हैं, उस समय की भोर का समय था, यानी बहुत सुबह का। उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। वो पोखरे के भिंडे पर बैठकर अपना संगीत शुरू किए हुए थे, अपना सुर टेरे हुए थे। उस समय लेखक की नींद खुल जाती है उनके संगीत से, और उस संगीत से खिंचे हुए वे पोखरे तक चले जाते हैं। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, अर्थात अभी आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, अर्थात सुबह नहीं हुई थी, तारे अभी दिखाई दे रहे थे। ठंडक में कुछ देर तक तारे आसमान में दिखते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें इतनी तेज़ नहीं होती हैं, तो तारे कुछ देर तक दिखते हैं। तो वही लेखक कह रहा है कि अभी जब मैं उठा, वो नहा कर आके अपनी संगीत शुरू कर दिए थे, मैं उठ के पोखरे तक गया, तब तक का समय लेखक बता रहा है कि अभी आसमान में तारों के दीपक बुझे नहीं थे, अर्थात अभी आसमान में तारे दिखाई दे रहे थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। पूरब की तरफ, हाँ, अद्यप की सुबह का कुछ आसार नज़र आ रहा था प्रभात होने का। क्योंकि पूरब दिशा में जहाँ से सूर्योदय होता है वहाँ पे लोही लग गई थी, यानी कुछ लालिमा उस दिशा में हो गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। शुक्र तारा जो कि प्रभात के समय, भोर के समय कुछ तेज़ी से जलता है, उस लालिमा को और बढ़ा रहा था। जो पूरब में लालिमा छाई हुई थी, सूर्य के निकलने का जो वो संदेशा ले आ रही थी, उस लालिमा को शुक्र तारा और भी बढ़ा रहा था। बागीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। घर, बाग, बगीचे, पेड़ पौधे सब पे घना कोहरा छाया हुआ था। सारा वातावरण अजीब रहस्य में आवृत मालूम पड़ता था। सारा वातावरण कैसा हो रहा था, जैसे
अजीब सा कोई रहस्य हो जो कि चारों तरफ से ढका हुआ हो, वो रहस्य कहीं से खुलने का नाम न ले रहा हो। ऐसे कोहरे के अंदर वो वातावरण ऐसा लग रहा था, पूरा घर और बाग बगीचे जैसे कोई रहस्यमयी चीज़ है और उसके ऊपर ढका गया है, जिसको अच्छे ढंग से वो वातावरण ऐसा लग रहा था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खजड़ी लिए बैठे थे। जब ये पोखरे पर गए, वहाँ का वातावरण का वर्णन लेखक करते हैं कि कोहरा छाया हुआ था पूरे वातावरण में। वातावरण जो है अजीब से रहस्य में डूबा हुआ था। इतना कोहरा था कि लगता था पूरा वातावरण कोई रहस्य है जो चारों तरफ से ढका हुआ है। उस रहस्यमयी वातावरण में बाल गोविंद भगत एक कुश की चटाई पर, कुश एक घास होती है उसकी चटाई थी, उस पे बैठकर कैसे बैठे थे, पूरब की तरफ मुंह करके, जिस तरफ लालिमा हो रही थी सूर्य के उधर मुंह करके। और मैंने आपको शुरू में ही बताया था लेखक कपड़े नहीं पहनते थे, अरे बाल गोविंद भगत कपड़े नहीं पहनते थे, बल्कि जब ठंडक आती थी तो पूरे ऐसे ही नंगे शरीर पे एक काली कंबल ओढ़ लेते थे। वही काली कमली ओढ़े हुए बाल गोविंद भगत अपनी खजड़ी लिए बैठे थे, अपनी खजड़ी बजाते हुए वहाँ पे बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था और वो अपने संगीत के शब्दों को ऐसे, उनके संगीत के शब्द चल रहे थे जैसे उनके मुंह से कोई झड़ी लगी हो, जैसे कोई चीज़ गिरती है, जैसे फूलों की झड़ी हो लाइन से गिरती जाती है, ऐसे ही उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। यानी वो अपने संगीत को आगे बढ़ा रहे थे और उनकी उंगलियां क्या कर रही थी, उनकी उंगली खजड़ी पर लगातार चल रही थी और हाथ जो थे वो खजड़ी जो उनका वाद्य यंत्र था उसको लगातार बजा रहे थे। उनकी उंगलियां खजड़ी पर लगातार चल रही थी। तो उनकी खजड़ी जब बज रही थी, संगीत चल रहा था और उस समय वहाँ का माहौल कैसा था, गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। उनके मुंह से जो शब्दों का तांता लगा था, यानी संगीत पूरे ताल के साथ, सुर के साथ चल रहा था। उनकी अंगुलियां खजड़ी पर लगातार थिरक रही थी और गाते गाते इतने मस्त हो जाते थे, यानी एकदम मस्ती में डूब जाते थे, उसी संगीत में वो डूब जाते थे, इतने सुरूर में आते थे। सुरूर यानी किसी चीज़ में एकदम मस्त हो जाना, डूब जाना, उसी की धुन में मग्न हो जाना, बस दुनिया में कुछ नहीं है, जो चल रहा है बस वही चल रहा है, इतना वो सुरूर हो जाता था उनको, उसका एक तरह से नशा हो जाता था उनके ऊपर उस संगीत का। उत्तेजित हो उठते, उसके साथ साथ क्या होता, उत्तेजित हो जाते, यानी एकदम जो संगीत की होती है उच्चा अवस्था, एकदम आखिरी जो सीमा होती है संगीत की, वो चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाता था उनका संगीत। उत्तेजित हो उठते थे, मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे, इतने आवेग में रहते थे। आवेश में जब मतलब वो आखिरी चरमोत्कर्ष पर पहुंचता था उनका संगीत, तो उन्हें देखने से लगता था कि अभी ये खड़े हो जाने वाले हैं, अभी खड़े हो जाएंगे, इतने मस्त हो जाते थे गाने में। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती और जो सर से कंबल ओढ़े रहते थे वो बार बार नीचे गिर जाती थी। मैं जाड़े से कपकपा रहा था। लेखक वहाँ खड़ा होकर यह दृश्य देख रहा है कि वो कितने मस्त होकर, उत्तेजित होकर गा रहे हैं। उनके सर से जो कंबल है वो बार बार नीचे गिर जा रही है। और लेखक की क्या स्थिति थी, लेखक अपनी भी स्थिति बता रहा है। मैं जाड़े से कपकपा रहा था। ठंडक इतनी थी कि लेखक एकदम पूरी तरह, उसकी हड्डियां हिल रही थी, वो कांप रहा था, थरथरा रहा था उसका शरीर ठंडक की वजह से। किंतु तारे की छाँव में भी उनकी मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते थे। इतनी ठंडक थी वहाँ का। लेखक ने क्यों बताया कि कपकपा रहा था, कि ठंडक इतनी ज़्यादा थी। फिर उसके आगे देखिए, बाल गोविंद की भी दशा देखिए, उनकी शारीरिक दशा स्थिति क्या थी कि तारों की छाँव में, अर्थात तारे निकले हुए थे, आसमान में तारे थे, यानी छाँव था, अभी सुबेरा नहीं हुआ था, दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु, अर्थात उनके मस्तक पे जो पसीने की बूंदें थी, श्रम बिंदु, यानी वो इतने उत्तेजित अवस्था में जो गा रहे थे, उनके शरीर से पसीने आ रहे थे। इतनी ठंडक में, कड़ाके की ठंड में भी उनको पसीने आ रहे थे, क्योंकि वो पूरे मनोवेग से, पूरे आवेग के साथ, पूरे अपने आत्मा और शरीर से उस संगीत में लीन थे।
और उससे जो श्रम हो रहा था उससे उनके शरीर से पसीने की बूंदें निकल आ रही थी। तो वो मस्तक पे उनके श्रम बिंदु इतने निकले हुए थे, इतने पसीने आ गए थे उनके माथे पर कि उस तारों की छाँव में भी वो पसीने जब तक चमक ही पड़ते थे। उसमें जो चमक होती है पसीनों में, वो उस अंधेरे में भी दिखाई पड़ रहा था। अर्थात यहाँ पे लेखक ने उनके संगीत की प्रतिबद्धता दिखाई है कि कितने तल्लीन हैं वो, कितना ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं उस संगीत में वो, कि उनके शरीर से पसीने आ रहे हैं, उनके चेहरे पे उनका मुखमंडल जो है पसीने से भीगा हुआ है। लेखक जिस ठंडी में काँप रहा था उस ठंडी में बाल गोविंद भगत पसीने में नहाए हुए थे। तो बेटा आज यहीं रोकते हैं, इसके आगे का चैप्टर, आगे की कथा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ये वीडियो आप देख लीजिएगा, उसके बाद एक बार रीडिंग ज़रूर लगाइएगा, पूरे चैप्टर की रीडिंग लगाइएगा, क्योंकि जो मैंने अभी नहीं एक्सप्लेन किया है उसको भी आप पढ़े अगर रहेंगे, एक बार रीडिंग किए रहेंगे तो दोबारा जब मैंने पढ़ाने पर एक्सप्लेन करने पर आपको ज़्यादा अच्छी तरह से उसकी भाषाएं समझ में आएंगी। तो इसलिए रीडिंग ज़रूर लगाइएगा। आज के लिए इतना ही बेटा, आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।